हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का लेसन 3 एरिस्टोटल। इसके कुछ हम इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे और ये जो वीडियो है सभी यूजी कोर्सेज़ के लिए है। जनरल इलेक्टिव में जिसने भी ये सब्जेक्ट लिया है, चाहे वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हो या बीए प्रोग्राम, बीए इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, सभी यूजी कोर्सेज़ के जो जनरल इलेक्टिव कोर्स है उसका ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसके कुछ नोट्स हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Introduction. Aristotle's political philosophy focus on understanding the nature of human beings and the structure that given their life. Central to his thoughts is the concept of zoon politic, the idea that man is inherently a political animal, naturally inclined to live in a community or polis. अरिस्टोटल जो थे वो एक ग्रीक फ़िलासफ़र थे। उनकी जो सोच थी उसका मेन फोकस था ह्यूमन बींग्स की नेचर और उनके जीवन स्ट्रक्चर को समझना। जैसे कि उसमें से एक जो कॉन्सेप्ट था वो था जून पॉलिटिकन कॉन्सेप्ट। इसमें अरिस्टोटल ने कहा कि इंसान एक पॉलिटिकल एनिमल है, यानी कि जून पॉलिटिकन है। मतलब इंसान नेचुरली एक सोशल और पॉलिटिकल बीइंग है जो अकेला नहीं रह सकता, बल्कि हमेशा कम्युनिटी या फिर पॉलिस या फिर किसी समाज का हिस्सा बनकर जीवन जीता है। इंसान का जो बेसिक नेचर है वो यही है कि वो सोसाइटी और पॉलिटिक्स के बिना इनकम्प्लीट है। His father, who served as a court physician of the king of Macedonia at the age of 17, he traveled to Athens to study at Pluto's academy. Following Pluto's death in 347 BC, he assumed the role of tutor on the young prince of Macedonia, Alexander, who would be known as Alexander the Great. Aristotle considered human as a social and political animal. This means that by nature human desire to live in company of their fellow beings. जो अरिस्टोटल के फादर थे वो एक कोर्ट फिजिशियन थे मैसेडोनिया के किंग के लिए, और 17 साल की उम्र में अरिस्टोटल एथेंस गए थे और प्लूटो की एकेडमी में उन्होंने पढ़ाई की थी। प्लूटो की डेथ के बाद 347 BC में उन्होंने अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया, जो बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट बने, उसको एक तरीके से पढ़ाया और उसके ट्यूटर बने। और अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो था इंसान को नेचुरली अपने फेलो बींग्स के साथ रहना पसंद है, इसीलिए वो सोशल और पॉलिटिकल एनिमल है, ये ऐसा मानते थे। इंसानों की इच्छा है कि वो एक कम्युनिटी में रहे और अपने जीवन को ऑर्गेनाइज तरीके से जिए, ये ऐसा उनका मानना था। और जो इनका आइडल लाइफ ऑफ सिटीज़न का कॉन्सेप्ट था, उसमें अरिस्टोटल के लिए जो आइडल सिटीज़न था वो था जीवन, मतलब वो ये था कि जीवन वही है जो स्टेट में रहे और वर्चुअल के साथ जिए। मतलब किसी भी जो आइडल स्टेट है उसका जो सिटीज़न है उसके जीवन यही होना चाहिए कि वो स्टेट में रहे और वर्चुअल के साथ जो भी मोरल वैल्यूज़ हैं उनके साथ जिए। वर्चुअस लाइफ का मतलब है कि ऐसी ज़िंदगी जिसमें जस्टिस हो, जेन्योरिसिटी हो और टेम्परेंस हो। इंसान दूसरे लोगों के साथ रहता है और उनके प्रति मतलब जो भी वैल्यूज़ और एथिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस करता है, ऐसा एरिस्टोटल का मानना था। Citizens must practice their value toward each other. Thus, political and ethical conduct for Aristotle not different from each other. मतलब एथिक्स और पॉलिटिक्स का रिलेशन अरिस्टोटल के लिए अलग नहीं था। पॉलिटिक्स का मतलब है समाज में इंसान का कलेक्टिव तरीके से रहना, और एथिक्स का मतलब है जीवन की जो वो मोरल वैल्यू जिनके साथ इंसान अपने जीवन यापन कर सकता है। मतलब दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों के प्रति इक्वल वैल्यू जो है शो करनी चाहिए सिटीजन्स को, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। Justice. Aristotle's conception of justice can be put in the one word called phronesis. Phronesis translated as practical wisdom that citizen of the polis must have. Justice extend beyond mere personal virtual to encompass the rightness and wrongness of action within a social context. For Aristotle, to act justly is to act in accordance with the law.
अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जस्टिस जो है वो एक सेंट्रल वर्च्यू है। उसने वर्ड यूज़ किया है फ्रोनेसिस, जिसका मतलब है प्रैक्टिकल विजडम, यानी कि सिटीजन्स के पास नॉर्मल समझदारी होनी चाहिए जिससे कि वो वर्च्यू को अचीव कर सकें। जस्टिस का मतलब सिर्फ और सिर्फ पर्सनल मोरालिटी ही नहीं था, बल्कि एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में राइटनेस और रॉन्गनेस को समझाना था। अगर इजी लैंग्वेज में बोले तो इंसान का व्यवहार तभी न्यायिक होता है जब वो लॉ के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। तो ऐसा अरिस्टोटल का मानना था ऑन द कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज़ अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। अरिस्टोटल ने कहा था जस्टिस का जो मेन एस्पेक्ट है वो इक्विटी है। इक्विटी का मतलब है जो लोग इक्वल है उनको इक्वल ट्रीट किया जाए, जो लोग अनइक्वल है जैसे अलग टैलेंट है, नीड या कोई भी अलग कंट्रीब्यूशन है, उन्हें उनके हिसाब से ट्रीट किया जाए, उन्हें प्रोपोर्शन के हिसाब से बेसिकली अलग रखा जाए। और यही अरिस्टोटल का गाइडिंग प्रिंसिपल है जस्टिस के लिए। मतलब हर किसी को एक ही बेसिस पर ना नापे और जो भी उनकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी उनके सर्कमस्टांसेस और नीड है उनको भी कंसीडर किया जाए, जिससे कि जस्टिस अचीव किया जा सके सोसाइटी में। अरिस्टोटल फर्दर गिव अस टू टाइप्स ऑफ जस्टिस। अरिस्टोटल ने बेसिकली टू टाइप्स ऑफ जस्टिस को डिफाइन किया। फर्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वो ये जस्टिस का काम ये मतलब जो जस्टिस का फॉर्म है वो उसको रेफ़र करता है जहाँ पर कम्युनिटी के जो रिसोर्सेज हैं, गुड्स हैं और ऑनर्स हैं उनको फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेस है वो हो सकता है मेरिट हो, वर्चू हो या फिर नीड हो। इसका जो मेन एम है वो ये होता है कि सोसाइटी में सोशल हार्मनी और इक्विटी को मेंटेन करना, यानी कि जो लोग डिज़र्विंग है उसे उसकी जो भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही मिलता है रिसोर्सेज, या फिर जो भी उसकी नीड है उसके हिसाब से उन्हें रिसोर्सेज मिलते हैं। सेकंड जो जस्टिस है टाइप ऑफ जस्टिस में सेकंड जस्टिस जो है वो रेक्टिफिकेटरी जस्टिस है, यानी कि करेक्टिव जस्टिस। उसके बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से पढ़ते हैं। Rectificatory justice, also known as corrective justice, focus on rectifying wrongs and resolving disputes between individuals. This form of justice seeks to restore balance by compensating those who have been wronged by addressing specific injustice. Rectificatory justice in the word appropriate measures such as restitution or punishment to correct imbalance and restore individual to their rightful position, and a total belief that the concept of this can be associated with fairness. This means that it has an element of equality associated with it. रेक्टिफिकेटरी जस्टिस को बेसिकली करेक्टिव जस्टिस भी कहा जाता है। रेक्टिफिकेटरी जो जस्टिस है वो बेसिकली फोकस करता है जो भी गलत चीज़ें हुई हैं उनको सुधारने में, या फिर जो भी डिस्प्यूट्स हैं किसी भी इंडिविजुअल्स के बीच उनको रिजॉल्व करने में। ये जो है रेक्टिफिकेटरी जस्टिस, ये जस्टिस की उस फॉर्म को दर्शाता है जहाँ पर सोसाइटी में बैलेंस को रिस्टोर किया जाता है बाय कंपनसेटिंग दोज हु हैव बीन रॉन्ग। उनको कंपनसेट करके जिनके साथ गलत हुआ है, या फिर उन स्पेसिफिक इनजस्टिस को एड्रेस करके जो भी गलत है। और रेक्टिफिकेटरी जस्टिस को एप्रोप्रिएट मेजर अगर देखा जाए तो उसको जो भी एक तरीके से जिसने गलत किया तो उसको पनिशमेंट और रिस्टिट्यूशन दिया जाना चाहिए, जिससे कि सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट हो सके और जो भी इंडिविजुअल है उसको राइटफुल पोजीशन मिल सके। और जो ये कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली फेयरनेस के साथ एसोसिएटेड है। इसका मतलब ये है कि जो इक्वलिटी का एलिमेंट है वो सबके लिए इक्वल है ऑन दी एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट। Aristotle differentiate between two forms of equity, arithmetic equity and proportional equity. Aristotle ने basically दो टाइप की जो इक्विटी है यानी कि समानता है उनको डिफ्रेंशिएट किया है। फर्स्ट इज़ अर्थमेटिक इक्विटी। इसमें हर इंडिविजुअल को स्ट्रिक्टली इक्वल ट्रीट किया जाता है, मतलब हर इंसान को एक ही स्टैंडर्ड पर मेजर किया जाता है। जैसे कि लॉ के सामने सभी के सभी इक्वल है, चाहे वो हाई क्लास का हो या लो क्लास का। ये तब अप्लाई होता है जब जो भी सर्कमस्टांसेस है सभी के सिमिलर हो। सेकेंड इज़ प्रोपोर्शनल इक्विटी। इसमें इंडिविजुअल्स के यूनिक डिफरेंसेस को कंसीडर किया जाता है
मतलब हर इंसान को उसके मेरिट, कंट्रीब्यूशन या नीड के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। यानी ये जो है एक तरह का फ्लेक्सिबल फेयरनेस कह सकते हैं प्रोपोर्शनल इक्विटी को। वॉट इज़ सिटीज़नशिप? जो अरिस्टोटल का आइडिया है सिटीज़नशिप के लिए वो ये है कि सिटीज़नशिप जो है वो एक लीगल स्टेटस से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो कहते थे कि इंसान जो है इनहेरेंटली पॉलिटिकल एनिमल है जो नेचुरली सोशल और पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स में सर्वाइव करता है। सिटीज़नशिप्स का मतलब है कि जो लोग हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें सिटी स्टेट के अफेयर में, यानी कि जो पॉलिस है जो सिटी स्टेट है उसके अफेयर में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, जिससे कि सोसाइटी जो है कॉमन गुड्स को अचीव कर सके। मतलब जो एक सही सिटीज़न है वही एक जो सही सिटीज़न है वो वही है जो अपनी स्टेट के वेलफेयर और समाज की हार्मनी में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करता है। Citizens in Aristotle view have both rights and responsibility essential to the functioning of just and harmony society. अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सिटीजन्स के पास राइट्स भी होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी। राइट्स का मतलब है उनकी फ्रीडम और पार्टिसिपेशन, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब है जस्टिस, हार्मनी एंड सोसाइटी के वेलफेयर में कंट्रीब्यूशन देना। सिटीजनशिप्स बिना ड्यूटी के इनकम्प्लीट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। और जो नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है वो अरिस्टोटल के लिए ये था जिसमें कि जो ह्यूमन की सोशल एबिलिटी है वो एक हाई लेवल पर होनी चाहिए। इंसान अपनी बेसिक नीड्स जो है फुलफ़िल करने के लिए एक हायर लेवल एग्जिस्टेंस जीने के लिए कम्युनिटीज़ बनाता है, और ये सिटीज़नशिप जो है आर्टिफिशियल होती है, लेकिन नेचुरल वे में ये लिविंग एक तरीके से लिविंग का पर्पस है फॉर पॉलिटिकल एंड सोशली, जिससे कि ह्यूमन बींग जो है अपनी हाई लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस और जो भी बेसिक नीड्स हैं उनको अचीव कर सके। Aristotle distinguish between different forms of government based on the nature of citizenship and political participation. In his ideal state, he advocates for mixed constitution combining elements of monarchy, aristocracy, democracy, where citizens share in governance and decision making. He believes a well-ordered polis in one where citizens are actively involved in the public affair, practice virtue and work together for common good. अरिस्टोटल ने कहा है कि अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सिटीज़नशिप और पार्टिसिपेशन के लिए अलग अलग रोल प्रोवाइड करती हैं। अपनी आइडल स्टेट में अरिस्टोटल ने सजेस्ट किया था कि जो सिटी स्टेट है उसको मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन अपनाना चाहिए जो मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक तरीके से रूल करे जो कॉन्स्टिट्यूशन है। इस सिस्टम में सिटीजन्स का रोल जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा, जिससे कि गवर्नेंस के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें अपना शेयर जो सिटीज़न है वो अपने शेयर को कंट्रीब्यूट कर सकें। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक वेल ऑर्डर पॉलिस जो है वही है जहाँ पर सिटीजन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पब्लिक अफेयर्स में और सिटीज़न वर्चुअल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि जस्टिस, फेयरनेस, ऑनेस्टी, टेम्परेंस। सब लोग कॉमन गुड के लिए साथ में काम करते हैं, जिससे कि जो उनकी सोसाइटी है वो हाई लेवल पर अपग्रेड की जा सके। According to Aristotle, citizenship includes both rights and duties. Citizens have the right to participate in political life of polis, such as voting, holding office, and engaging in public deliberation. अकॉर्डिंग अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सिटीज़नशिप जो है वो राइट्स और ड्यूटीज़ जो है दोनों इंक्लूड करती है। जैसे कि सिटीजन्स के पास राइट्स है कि वो पार्टिसिपेट करें पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पोलिस में, सिटी स्टेट में, और जैसे कि वोटिंग, होल्डिंग ऑफिस और इंगेजिंग इन पब्लिक डेलिब्रेशन के थ्रू। और उनके पास ड्यूटी भी है जिससे कि वो कम्युनिटीज़ को कंट्रीब्यूट करें, जैसे कि कम्युनिटीज़ को कंट्रीब्यूट करें उनकी वेलबींग के लिए, जैसे कि लॉ को अपहोल्ड करके रखे और कॉमन गुड्स को प्रमोट करे थ्रू देयर एक्शंस एंड डिसीजंस। Aristotle stressed that importance of education and moral development in shaping good citizen. He argued that cultivating virtue and ethical character is essential for effective citizenship, as virtual individuals are more likely to act in communities' best interest and uphold justice and fairness in their interactions.
अरिस्टोटल का मानना था कि गुड सिटीज़न बनने के लिए एजुकेशन और मोरल डेवलपमेंट्स काफ़ी ज़रूरी है। वो कहते हैं कि एक सही सिटीज़न बनने के लिए वर्चुअज़ को कल्टीवेट करने और एथिकल कैरेक्टर को डेवलप करना जो है किसी भी सिटीज़न के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इंडिविजुअल में वर्चुअल और एथिकल कैरेक्टर होंगे तो वो अपनी कम्युनिटीज़ के जो भी इंटरेस्ट होंगे उनमें बेस्ट तरीके से काम कर पाएगा। ऐसे सिटीज़न जो है जस्टिस अपहोल्ड करते हैं और अपने इंटरेक्शन में फेयरनेस शो करते हैं। इस तरह से सिटीजन्स ही एक पॉलिस को स्टेबल और जस्ट बना सकते हैं। Invitation to citizenship. Aristotle's concept of citizenship in ancient Greek was marked by specific exclusion and limitation that are highlighted the patriarchal and elitist aspect of his political thought. Citizenship in a total view was reserved for select group within the polis city-state criteria such as gender, social status and legal standing. These exclusion had significant implication for the right and participation of various groups within the political communities. अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट था सिटीज़नशिप का, जो सिटी स्टेट पॉलिस के कॉन्टेक्स्ट में था, वो यूनिवर्सल या इंक्लूसिव नहीं था। सिटीज़नशिप जो है सिर्फ एक सिलेक्टेड ग्रुप के लिए रिजर्व्ड होती थी। क्राइटेरिया डिसाइड होते थे जैसे कि जेंडर, सोशल स्टेटस और लीगल स्टैंडिंग। मतलब हर इंसान जो भी कोई भी हर इंसान जो है वो सिटीज़न नहीं बन सकता, या एक एलिस्ट और पैट्रियार्क, ये जो था वो एक एलिस्ट और पैट्रियार्कल सिस्टम था जहाँ पर सिटीज़नशिप जो है वो स्ट्रिक्टली लिमिटेड थी। फ्री नेटिव बॉर्न अडल्ट्स और मेल्स को ही फुल पॉलिटिकल राइट्स मिलते थे। इसका मतलब स्लेव्स, फॉरेन और विमेन को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से एक्सक्लूड किया गया था। अरिस्टोटल के टाइम पर जो विमेन था उनको इन्फीरियर माना जाता था। ये जो था मैन के साथ कंपैरिजन होता था और विमेन को एज अ इन्फीरियर ट्रीट किया जाता था। उनका रोल सिर्फ डोमेस्टिक स्फीयर तक ही लिमिटेड रहता था। इसी वजह से विमेन जो है पब्लिक अफेयर में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी और पॉलिटिकल ऑफिस भी होल्ड नहीं कर सकती थी। साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी क्योंकि उन्हें एज ए इन्फीरियर कंसीडर किया जाता था। इस एक्सक्लूजन का मतलब ये था कि पॉलिस के अंदर जो है इक्वलिटी और यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन पॉसिबल नहीं था। सिटीजनशिप एक प्रिविलेज थी जो सिर्फ एक छोटे एलिट मेल ग्रुप को ही मिली हुई थी उस टाइम पर। Slaves were also excluded from citizenship in Aristotle's framework. In ancient Greek, slavery was a common institution and slaves were considered property rather than full-fledged member of community. As non-citizen, slaves were deemed to lack rationality and were considered dependent on their masters. They did not have political rights and autonomy. अरिस्टोटल का जो सिटीज़नशिप का फ्रेमवर्क था इसमें स्लेव्स को एक्सक्लूड किया गया था। एंशियंट ग्रीक में स्लेवरी जो थी वो एक कॉमन इंस्टीट्यूट थी। स्लेव्स को कम्युनिटी के फुल फ्लेज मेंबर नहीं माना जाता था बल्कि एज अ प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाता था। मतलब उन्हें एक इंसान की तरह नहीं माना जाता था बल्कि किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी पोजेशन के रूप में ट्रीट किया जाता था। नॉन सिटीज़न होने की वजह से स्लेव्स के बारे में कई अजप्शन थी जैसे कि रैशनैलिटी, इनमें सोचने और समझने की जो शक्ति है वो नहीं है, वो अपने मास्टर पर ही डिपेंड होते हैं। इसी वजह से उनको पॉलिटिकल राइट्स और ऑटोनॉमी नहीं प्रोवाइड की जा सकती थी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट। इन समरी अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप वॉज करेक्टराइज्ड बाय एक्सक्लूजन based on gender, social status and legal standing, reflecting the patriarchal and elitist nature of ancient Greek society. By restricting citizenship to a privileged group of free native born male property owner, Aristotle's political thought did not recognize the equal moral and political standing of all individuals within the polis. अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप था वो एक एक्सक्लूसिव मॉडल था। इसमें एक्सक्लूजन बेस्ड जो थी वो बेस्ड थी जेंडर, सोशल स्टेटस और लीगल स्टैंडिंग में, जो कि एक क्लियरली दिखता था। ये रिफ्लेक्ट करता था कि उस टाइम में पैट्रियार्कल और एलिस्ट
ग्रुप का नेचर कितना स्ट्रॉन्ग था। सिटीजनशिप सिर्फ फ्री नेटिव बॉर्न मेल प्रॉपर्टी ओनर्स तक ही लिमिटेड थी, बाकी ग्रुप जैसे कि स्लेव्स, विमेंस और फॉरनर्स को इग्नोर किया जाता था। अरिस्टोटल के जो पॉलिटिकल थॉट हैं उनमें सबको इक्वल मोरल और पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं प्रोवाइड की जाती। ये एक्सक्लूजनरी अप्रोच है। इनमें इस अप्रोच में इनइक्वालिटीज़ को प्रिपेट किया जाता है। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पे इस आइडिया में काफ़ी लिमिटेड होती है और एक हायरार्कियल पावर स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है जिसमें सिर्फ कुछ ही लोग डोमिनेट कर सकते हैं और बाकी जो ग्रुप है वो मार्जिनलाइज्ड रहता है हमेशा के लिए। Regimes. Aristotle classified different types of regimes constitution based on the number of rulers, whether the ruler governed for the common good of their own interest. अरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था रिजिम के लिए वो दो क्राइटेरिया पर बेस्ड था। फर्स्ट इज़ नंबर ऑफ रूलर, यानी कि इसमें एक या फिर कुछ लोग या फिर पूरी कम्युनिटी जो है मिलकर रूल करती थी। सेकंड था पर्पस ऑफ रूलर, इसमें जो है रूलर अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए रूल करते थे या फिर किसी कॉमन गुड के लिए वो रूल करते थे। जो शासन व्यवस्था थी वो कई टाइप्स में थी, जैसे कि फर्स्ट जो है वो मोनार्की थी, राजतंत्र, यानी कि इसमें एक के द्वारा रूल होता था। मोनार्की वो सिस्टम है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रूलर होता था जिसे यूजुअली किंग या फिर क्वीन कहा जाता था। अगर रूलर विजडम और वर्चू है यानी कि नीति और ज्ञान के साथ रूल करता है तो मोनार्की एक पॉजिटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाती है। ये पूरी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं देखा जाए तो। Second is tyranny. Tyranny is the perverted form of monarchy. It is ruled by a single individual who seizes power unlawfully and govern in his own self-interest, often at the expense of the citizen rights and freedom. Tyranny is characterized by oppressive and arbitrary rule lacking the virtues of a true monarchy. जो टायरनी है वो मोनार्की की एक परवर्टेड यानी कि एक ख़राब फॉर्म है। इसमें जो एक ही रूलर होता है जो इलीगली या फिर फोर्सफुली पावर को कैप्चर कर लेता है। रूलर अपने पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो है इस शासन व्यवस्था में रूल करता है और लोगों के राइट्स और फ्रीडम्स को इग्नोर करता है। इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बेसिकली ऑप्रेसिव होते हैं, यानी कि लोगों के जो राइट्स हैं वो उनका दमन करता है, और आर्बिट्री होते हैं यानी कि मनमाने अपने रूल इम्पोज करता है लोगों पर। वर्चू और विजडम भी इसमें काफ़ी तरीके मतलब इसमें उनका अभाव होता है। वर्चू और विजडम का जो राजा है वो अपने फ़ायदे के लिए ही और मतलब जो भी पावर है उसका यूज़ करता है, और जो उसके सिटीज़न हैं उनकी जो भी वैल्यूज़ हैं या फिर उनके जो भी वेलफेयर के रिसोर्सेज हैं उनको सीज़ कर देता है। Aristocracy is the rule by a small group of virtuous and noble individual who govern in the best interest of the polis. This form of government is based on the principle of meritocracy, where the ruling elite possesses excellence and wisdom. It has a perverted form called oligarchy. एरिस्टोक्रेसी जो है वो एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ थोड़े लोग जो कि नोबल और वर्चुअस होते हैं वो रूल करते हैं। ये सिस्टम मेरिटोक्रेसी पर बेस्ड होता है, मतलब रूलिंग क्लास जो है वो इसमें एक्सीलेंस और विजडम होती है। इनका जो गोल है वो पूरी कम्युनिटी के बेस्ट इंटरेस्ट में रूल करने का होता है। जब ये एलिट ग्रुप अपने फ़ायदे के लिए रूल करते हैं तो इसे एज अ ओलिगार्ची कहा जाता है, मतलब ये जो है ओलिगार्ची बन जाती है इसकी जो फॉर्म है। ओलिगार्ची एक करप्टेड फॉर्म ऑफ एरिस्टोक्रेसी है। इसमें एक छोटे प्रिविलेज्ड एलिट या फिर वेल्दी क्लास जो है पावर कैप्चर करती है, अपनी इकोनॉमिक पावर से गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है और अपने पर्सनल और वेल्दी क्लास के इंटरेस्ट को प्रमोट करती है। इस ओलिगार्ची के फ्रेमवर्क में ये सिस्टम जो है वो मेजॉरिटी सिटीज़न के इंटरेस्ट को इग्नोर करता है और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करता है। Polity, also known as constitutional government, is the rule by many or the common people in a polity. Political power is shared among the citizen and decisions are made collectively through democratic process.
पॉलिटी को अरिस्टोटल ने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पे कहा है। इसका जो नेचर है वो ये है कि इसमें एक रूल जो है वो कई लोगों के द्वारा होता है, यानी कि कॉमन पीपल जो है वो भी इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, और पॉलिटिकल पावर जो है वो कलेक्टिवली शेयर होती है सिटीजन के बीच, और जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो डेमोक्रेटिक वे में लिया जाता है। अरिस्टोटल का जो व्यू है वो पॉलिटी के टाइप में ये है कि एक मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो रिच और पुअर के इंटरेस्ट में बैलेंस बनाती है। अगर मेजॉरिटी सिर्फ अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए ही एक्ट करेगी और कॉमन गुड भूल जाएगी तो पॉलिटी जो है वो करप्ट भी हो सकती है, तब ये परवर्टेड डेमोक्रेसी भी बन सकती है। एक ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ इलिटरेट और पुअर मॉब विजडम के बिना जो रूलर हैं वो रूल करते हैं। परवर्टेड पॉलिटी उसको रेफ़र कर दिया, और पॉलिटी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रेफ़र करती है, जहाँ पर डिसीजन जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू लिए जाते हैं और साथ ही साथ सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए लिए जाते हैं। वर्चुए यानी कि सद्गुण। वर्चुए या एरेटा का मतलब होता है एक ऐसा करेक्टर स्टेट का जिसमें इंसान को सही तरीके से जीने और अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करने में हेल्प करती है जो स्टेट है, यानी कि जो उनका अल्टीमेट गोल है उसको यूडेनिमिया कहा जाता है। इसका मतलब है कि अरिस्टोटल के लिए हैप्पीनेस या फिर फ्लरिशिंग जो है वो एक वर्च्यू में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वर्च्यू का मतलब सिर्फ और सिर्फ रूल्स को फॉलो करना ही नहीं बल्कि अच्छी हैबिट्स और राइट डिस्पोजिशन डेवलप करना है जो कि लाइफ को मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बना सके। अरिस्टोटल ने बेसिकली दो टाइप की जो वर्चुएज हैं उनको डिफ़ाइन किया है। फर्स्ट इज़ मोरल वर्चुए, ये प्रैक्टिस और हैबिट से आती है, मतलब अगर आप बार बार करेज या फिर जस्टिस फॉलो करते हो तो वो आपके करेक्टर का हिस्सा बन जाती है। मोरल वैल्यू वर्चुए जो है वो इंसान के डेली एथिकल बिहेवियर को गाइड करती है। एग्जांपल के लिए जैसे कि करेज, टेम्परेंस या फिर जस्टिस, यही वर्चुए जो है ह्यूमन लाइफ में मोरल डिलेमास को हैंडल करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि डिसीज़न लेने में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।